नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीड यानी कि राजस्थान टीचिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन CDP का जो होता है उसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो सुपर टेट लेवल का होता है, यानी कि ये मेन एग्ज़ाम होता है टीचिंग का, क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। मेरिट वाला एग्जाम होता है। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे AES PRT के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा इज। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने कौन सी लर्निंग थ्योरी दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो ये पावलाव ने दी है, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे ने दी है। इनसाइट लर्निंग ये कोलर ने दी है, ठीक है। कोलबर्ग ने वो वाली दी है आपकी मॉरल डेवलपमेंट, ये इनसाइट लर्निंग की कोलर है, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी हमारा आंसर है, यही एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी है, ठीक है, ऑप्शन डी। हाउ मैनी पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाय रेमंड कैटल। तो रेमंड कैटल ने टेस्ट बनाया 16PF नाम से, ठीक है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो इसमें कितनी पर्सनैलिटी फैक्टर है अभी आपको याद पता चल गया होगा, ये इसमें 16 पर्सनैलिटी है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट। अब देखिए वोकेशनल का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो किस टाइम पे आपको ये दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये काम करना है या वो काम करना है, ये कन्फ्यूजन कब होता है? ओल्ड एज, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड या इन्फेंसी। तो ये हमें एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है। विच टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग। तो कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग किसी को दी गई है, वो उसको कितना सीखा है या नहीं सीखा है, वो टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट या क्रिएटिविटी। तो किसी ट्रेनिंग को कितना उन्होंने पूरा समझा है उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड में इनमें से क्या चीज रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन या आर्ग्यूमेंट। तो देखिए पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट कर बच्चा सीखता है। रिफ्लेक्शन किसी भी कंडीशन में या सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, और इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन का यूज़ भी करता है। तो ये सारे तो यूज़ होते हैं। आर्ग्यूमेंट का लर्निंग से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ नॉट पूछा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नॉट पूछा है यहाँ पे। लर्निंग थ्रू अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू। तो लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल चलता है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि किसी ने बच्चे ने काम अच्छा किया है तो उसे रिवॉर्ड मिल गया, तो उसे याद रहता है कि ये काम अच्छा है, और कुछ गलत करता है तो गलती करता है तो पनिशमेंट मिलती है, तो उसे पता चल जाता है ये हमारा क्या है, ये हमने गलती कर दी है, गलत काम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट हो जाता है, उसका क्या पुनर्बलन हिंदी में बोलते हैं। तो उसके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के मेथड से, ठीक है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के से रिलेटेड है ये। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, मैथमेटिक्स का मेन एम क्या है? ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की बात होती है, टीचर्स की नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। क्लासरूम लर्निंग, मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए कोर्स कंटेंट की भी कभी भी बात नहीं होती है, ठीक है, जब भी टीचिंग की बात होती है। तो देखिए मैथमेटिक्स से जब भी रिलेटेड हो तो जहाँ पे भी वर्ड ये मैथमेटाइजेशन आ जाए तो ये समझ लीजिए वही आपका आंसर है, क्योंकि इससे ये होता है कि उनको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आए कि वो उनका यूज़ कर पाएँ, ठीक है, उनकी थिंकिंग में मैथमेटिक्स का सिस्टम आ जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाए। तो मैथमेटाइजेशन जहाँ पे भी वर्ड आ जाए तो आपको आंसर वही लगाना है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होने वाला है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी? तो ये ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, हॉवर्ड गार्डनर ने दी, ठीक है। एक मल्टी फैक्टर थ्योरी होती है, वो थॉर्नडाइक ने दी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है आपका? ये पर्सनैलिटी टेस्ट ही होता है एक तरह से, ठीक है, पर्सनैलिटी चेक करी जाती है इसमें। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ड्रॉ MN, ठीक है। तो इसमें थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT में, इसमें ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में दी नहीं थी, ठीक है, ये आपको पता चल जाए इसलिए मैंने लिख दी है। तो TAT में क्या होता है आपका, अलग अलग आपको कंडीशन दी जाती है, उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस कंडीशन को चुनेंगे, उससे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है।
पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है, किस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी। सेंटेंस कंप्लीशन में आपको आधा सेंटेंस दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग आपको खत्म करनी होगी उस सेंटेंस को, ठीक है। उससे आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा। ड्रॉ अ मैन में मैन को ड्रॉ करके देखेंगे कि आप सर किस तरीके से बनाते हैं, गर्दन किस तरीके से बनाते हैं, हाथ किस तरीके से बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, ठीक है। MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, तो ये एक आपकी मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रिफर्स टू, तो कोई भी टेस्ट रिलायबल तब होता है जब उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स हो, स्कोर्स कंसिस्टेंट आए, ठीक है। एक ही बच्चे का अभी टेस्ट ले लो, अगर उसने उसकी इंटेलिजेंस सेम है तो कुछ टाइम बाद भी उसका स्कोर सेम आएगा, तभी वो टेस्ट रिलायबल होगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स पे डिपेंड करता है। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 21वें प्लेस पे, पोजीशन पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि ट्रिसमी 21 की वजह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, ठीक है। तो हेरिटेबिलिटी ये बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, इनेट टेम्परामेंट भी बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, फिजिकल हेल्थ भी होता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, लेकिन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ये सोशियोलॉजिकल एक तरीके से फैक्टर हो जाएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ठीक है। उनका रिलेशनशिप कैसा है ये बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है और नहीं वाला ही पूछा जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अ 10-year-old चाइल्ड हैड मेंटल एज ऑफ 12, देन व्हाट वुड बी हिज IQ, तो IQ का फॉर्मूला होता है यहाँ पर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज होता है, ठीक है। तो मेंटल इंटू 100 कर देते हैं, तो मेंटल एज यहाँ 12 है, चाइल्ड की एज क्रोनोलॉजिकल 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 120 आ जाएगा इससे, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग फाइनल स्टेज कौन सी है, तो ये है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Human development goes on for a lifetime. Although two people are not equal, but the order of development remains the same in normal children. Which principle of development does this statement point to? तो यहाँ पर देखिए क्या रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है और दो पीपल से इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट उनका क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, या फिर प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे क्या रखा है, दो पर्सन है, दो पीपल है, वो इक्वल नहीं होंगे लेकिन तब भी उनका सिमिलर क्या होगा, उनका ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न को बताता है, ठीक है। कुछ पैटर्न यूनिफॉर्म होने वाला है, जैसे सेफेलोकॉर्डल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, तो ये तो सब में यूनिफॉर्म ही रहने वाला है, तो इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा नहीं है, तो देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसमें नॉन वर्बल हमारे टेस्ट होता है ये, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है, रीजनिंग के टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका जैसे ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन वाला होता है, तो उसमें हमें क्या है, वर्ड्स दिए होते हैं, लिखा होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐसे डायग्राम बना होता है कि अभी इस तरफ एरो है, अगले में इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे कैसे होगा। तो ये जो सिंबल्स का यूज करा जाता है उसको नॉन वर्बल कहते हैं। तो ये भाटिया बैटरी, कैटल कल्चर्स फ्री टेस्ट और रेवेंस SPM ये आपके नॉन वर्बल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं होता ये पूछा जा रहा है। तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो होता है ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों का यूज होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये इतने सारे टेस्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो आप जो AES-PRT में उसके इसके पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कमी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जो राजस्थान का जो टेस्ट हुआ उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक आइडिया आपको मिल जाए उसके लिए ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट इस तरीके का ये आने वाला एग्जाम में ये जरूरी नहीं है AES-PRT के जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज हेरिडिटरी,
तो हेरिडिटरी होती है जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती है, ठीक है। ADHD क्या है, ये आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो ये हेरिडिटरी नहीं होती है, ठीक है। ये फेनिलकीटोनुरिया, ये जो है ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर है, यही हेरिडिटरी होती है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज, ये भी हेरिडिटरी नहीं होती है। HIV एड्स जो है वो मदर से चिल्ड्रन की तरफ जा सकता है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हेरिडिटरी नहीं होगा। आंसर इसका ये वाला है, फेनिलकीटोनुरिया, ठीक है। मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो हमारे रेगुलर जो एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, फाइनल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, ये सब हमारे समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, मेन हमारा रिजल्ट होता है, कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, वो होता है रैंक वगैरह वाला सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, मिड टर्म एग्जाम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है, इसमें जिस तरह डॉक्टर डायग्नोसिस करके बताता है प्रॉब्लम क्या है, इसी तरह टीचर भी डायग्नोस करके ये बताते हैं कि इसको बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या है, इसका एग्जांपल IQ वाले टेस्ट होता है, जिसमें आपका IQ निकाला जाता है, फिर उनके पास टेबल होती है जिसमें उनको पता होता है इतने से इतना होगा तो आप डल हैं, इतने से इतना होगा तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो उस नॉर्म के हिसाब से, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एक कैटेगरी में बता दिया जाएगा कि आप डल हैं या इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपके IQ के बेसिस पे, ठीक है। According to RTE Right to Education Act 2009, the pupil teacher ratio of primary school should be, तो प्राइमरी स्कूल में टीचर और जो स्टूडेंट है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, तो हर एक 30 बच्चे के लिए एक टीचर होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स अपॉन, तो जो साइकोलॉजिकल बेसिस है टीचिंग लर्निंग का, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टीचिंग स्टाइल पे। उसी से पता चलता है कि टीचिंग स्टाइल से ही कि वो टीचर सेंटर्ड है या फिर चिल्ड्रन सेंटर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल मोटिव, फिजियोलॉजिकल जो आपके बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हंगर, थर्स्ट और स्लीप ये हमारे फिजिक्स से, बॉडी से रिलेटेड है। अचीवमेंट हमारा बॉडी से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। RTE 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑन NCF 2005, तो NCF के लिए जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो उनके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, तो जो प्लेवे मेथड होता है ये किस चीज पे बेस होता है, थ्योरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, प्लेवे मेथड जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, तो रेमेडियल क्लासेस जो हमारी लगती हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए लगती हैं जो स्लो लर्नर है, जिनको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उनको दोबारा से अलग से बताते हैं वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेज इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरी, तो स्टीफन कोरी ने जो रिसर्च करी है उसका नाम है एक्शन रिसर्च, ठीक है। तो ये लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, एक्शन रिसर्च, ठीक है, स्टीफन कोरी द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसमें सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड, ठीक है, उसके बाद आता है ये लव एंड बिलोंगिंग, उसके बाद आती है एस्टीम वाली नीड, इज्जत वाली नीड, ठीक है, रिस्पेक्ट वाली, उसके बाद सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म ये इसमें नहीं आता है, तो यही पूछा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, तो एक इंडिविजुअल में दो अपोजिंग डिजायर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। उसका मन करता है कभी ये करें या ये करें, ठीक है, तो अपोजिट डिजायर है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, ठीक है। हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। टीचिंग मेथोडोलॉजी से ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए AES-PRT के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको चेकआउट जरूर कीजिए। आप AES-PRT का टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट जो हमने बना रखा है, उसमें आप टेस्ट देकर आप पता लगा सकते हैं आपका कैसा स्कोर आ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है पता चल जाएगा आपको।
चैनल से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अगले मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन इसी पे आपको मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए AES PRT की डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।